नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो देख सकते हैं। देखिए, अभी जो ये क्लासेस चल रही हैं उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए चल रही हैं, जो आने वाले एग्जाम है आपकी वीडियो डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक और लेक्चरर स्क्रीनिंग के। इसके अलावा इसके अंतर्गत और भी सारे पोस्ट हैं, उन सभी के लिए ये वैलिड है। तो इन वीडियोज़ को आप फॉलो करिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ को लेकर पूछा जा रहा है काफ़ी, तो आपको बता दूं कल शाम तक या कल दिन में इसके जो पीडीएफ हैं, तीनों पीडीएफ जीके का, करंट अफेयर का और साथ ही साथ आज वाला जीएस का यानी कि उत्तराखंड हिस्ट्री का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, जीके और करंट अफेयर्स में कंबाइन करके आपको दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पर, और जीएस का अलग से दे दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, जीएस के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा डाउट है यहाँ पर। जो रोहित कंडारी जी हैं उन्होंने पूछा है कि ये जो आपका जौनसारी समुदाय है, ठीक है, जनजातीय समुदाय, वो किस नंबर पर आता है उत्तराखंड में। यानी कि सबसे बड़ा, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, तो इनको यहाँ पर डाउट था। तो देखिए, जौनसारी ही इसका राइट आंसर है, जो मैंने आपको बताया था। थारू इसका राइट आंसर नहीं होगा। देखिए, थारू जो है 2011 के अनुसार जो अभी तक डाटा मिला है फ़िलहाल, क्योंकि आपको मालूम है अभी तक जनगणनाएँ नहीं हुई है। 2011 के बाद एक पूरा जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। आपको मालूम है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो होना था इस बार, वो अभी तक नहीं हुआ। इसके लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। तो इसको लेकर जैसी अपडेट आएगी उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं 2011 के अनुसार ही दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 2011 के अनुसार जौनसारी ही सबसे बड़ा समुदाय है उत्तराखंड का, ठीक है। गढ़वाल का पूछा जाए, देखिए दो तीन चीज़ें बता देता हूँ फटाफट। गढ़वाल का पूछा जाए सबसे बड़ा तो जौनसारी होगा, कुमाऊँ का पूछा जाए तो थारू होगा, और उत्तराखंड का पूछा जाए तो जौनसारी होगा। तो आप समझ गए होंगे, थारू जो है कुमाऊँ का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनजातीय लोग रहते हैं कुमाऊँ में वो थारू हैं, ठीक है। उसके बाद जो उत्तराखंड का पूछा जाए तो जौनसारी होगा, और गढ़वाल का भी पूछा जाए तो जौनसारी होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरा एक डाउट और था इनका कि जो भौगोलिक विस्तार है उत्तराखंड का वो कितने भाग में डिवाइड है। तो मैंने आपको बताया था 4 भागों में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डाउट है कि 8 भागों में है या फिर 4 भागों में। तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धरातलीय विन्यास के आधार पर उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार कितने भागों में विभाजित है, धरातलीय विन्यास के आधार पर, तो इसका राइट आंसर होगा 8, ठीक है। ये जनरली है, मेन जो है ये 4 भागों में डिवाइडेड है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये 4 जो है इन भाग में ये डिवाइडेड है, ठीक है। इसको लेकर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, हालांकि मैंने इन चारों को जब एक्सप्लेन किया था, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बताया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे कि 8 जो पार्ट्स हैं इसके, इनमें आपका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे कि तराई भावर क्षेत्र, ठीक है, तो और मध्य हिमालय, लघु हिमालय, तो ये सारे ऐड होकर यहाँ पर 8 बन जाते हैं धरातलीय विन्यास के आधार पर, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन आपको समझना है क्या क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि धरातलीय विन्यास के आधार पर जो कुल यहाँ पर जो विस्तार है वो कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 8 भागों में किया गया। मेन रूप से, मुख्य रूप से 4 भागों में। मध्य हिमालय क्षेत्र में ही आपका तराई भावर क्षेत्र आ जाता है, माफ़ कीजिएगा, गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है ये, और मध्य हिमालय में लघु हिमालय भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें वैसे मैंने बताई थी आपको पॉइंट वाइज। तो हालांकि सारी चीज़ें नहीं बताई थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वहाँ पर बताए थे। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। धरातलीय विन्यास के आधार पर ये 8 होते हैं, ठीक है। जनरली मुख्य रूप से ये 4 होते हैं। तो इसमें आपको देखिए, जो मैं पीडीएफ दूंगा ना उसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन करके दे दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ताकि आपका कोई डाउट यहाँ पर ना रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि साहित्यिक स्रोत के अनुसार कौन सा पर्वत केदारखंड और मानसखंड को विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, कामित पर्वत या फिर गौरी पर्वत। तो इसका आंसर क्या होगा, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। नंदा देवी पर्वत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइट कितनी है इसकी, 7816, 7816 मीटर पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उत्तराखंड में पूर्व में ये कहाँ स्थित है उसको बता देता हूँ मैं पहले। उत्तराखंड में पूर्व में गौरी गंगा और ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका
गौरी गंगा और ऋषि गंगा की घाटियों के बीच में। अगर ये पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये होगा चमोली में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी देख लीजिए। अब बात आती है कि इस पर्वत पर जो पहला क्लाइम है यानी कि आरोहण है वो किसने किया था, यानी कि इसकी चोटी पर पहली बार कौन पहुंचा था। तो इसको भी नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो, जनरल नॉलेज के लिए। 29 अगस्त 1936 को ब्रिटिश टीम ने ये किया था। ठीक है, 1936 को, 29 अगस्त 1936 को ब्रिटिश टीम ने किया था, जिसका कि नेतृत्व किसने किया था, नाम नोट कर लीजिए, NOEL, नोयल। और देखिए इनका पूरा नाम है नोयल ऑडेल। ठीक है, और दूसरे थे बिल तिलमान, BILL, बिल तिलमान। ठीक है, तिलमान। तो ये दो नाम हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पर्वत के शिखर पर पहुंचे थे, मतलब क्लाइम किया था, आरोहण किया था। ठीक है, दूसरा बात करें इंडियन टीम की, भारतीय टीम की, तो देखिए भारतीय टीम ने 1964 में ये किया था। ठीक है, 1964 में किया था, पूछा जा सकता है, जीके के तौर पर इसको नोट कर लीजिए। तो भारतीय टीम की बात करें तो इस शिखर पर जो पहुंचे थे वो पहुंचे थे 1964 में। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसको भी नोट कर लीजिए, एन कुमार। ठीक है, एन कुमार ने इसका नेतृत्व किया था इस टीम का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी इसमें क्वेश्चन ये था कि साहित्यिक स्रोत के अनुसार कौन सा पर्वत केदारखंड और मानस खंड को विभाजित करता है, तो ये नंदा देवी पर्वत करता है। ठीक है, तो इसके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आज मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तराखंड राज्य की यात्रा पर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार का उल्लेख किस नाम से किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। देखिए मोयूलो, पोलीमोयू या फिर पोलीहिमोयूला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी GS वगैरह पढ़ी है उसको आंसर मालूम होगा आई थिंक इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मोयूलो। इस नाम से इसका उल्लेख किया था अपनी यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, अब बात करें हिमालय की, तो हिमालय का किससे किया था, पोलीहिमोयूलो। ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये दो नाम हैं जिसमें उन्होंने जो मोयूलो है वो हरिद्वार के लिए यूज़ किया था, और पोलीहिमोलो दूसरा वाला तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हिमोयूला हिमालय, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हिमालय के लिए किया था। इसके अलावा इन्होंने इसको ब्रह्मराज भी, माफ़ कीजिएगा, ब्रह्मपुर राज्य भी कहा था। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड की एक लोक गाथाओं का एक प्रकार नहीं है। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो उत्तराखंड की लोक गाथाओं के रूप में नहीं जाना जाता है। देखिए जागर, रमौला गाथा, हुड़की बोल गाथा या फिर बगड़ावत। तो देखिए जागर से सभी फेमिलियर होंगे, इसके बारे में सुना होगा। आई थिंक हुड़की के बारे में सुना होगा, इस दो में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। तो देखिए पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ, कौन सा संबंधित नहीं है उत्तराखंड की लोक गाथाओं से, बगड़ावत। बगड़ावत बेसिकली राजस्थान का जो लोक गाथाएँ होती है उससे संबंधित है। ठीक है, खैर ये हम इससे मतलब नहीं, हमें इन तीनों से हमें मतलब है। तो जागर आप जानते हैं, हुड़की बोल गाथा भी आप जानते होंगे, रमौला गाथा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। रमौला गाथा की बात करें तो ये मूल रूप से गढ़वाल के रमौलगढ़ के रमौला जाति से संबंधित गाथा हैं। ठीक है, पूछा जाएगा अगर आपसे कि रमौला गाथा किससे संबंधित है, तो गढ़वाल के रमौलगढ़ के रमौला जाति से। ठीक है, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जागर की बात करें तो ये सामान्यतः लोक विश्वासों पर आधारित गाथाएं हैं, इसको नोट कर लीजिए। और हुड़की बोल गाथाओं की बात करें तो ये खेती बाड़ी से संबंधित जो कहानियाँ हैं या गाथाएं हैं उससे संबंधित है। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगेन जागर के ऊपर एक क्वेश्चन है, विषय वस्तु के आधार पर जागर कितने प्रकार का होता है। यानी कि जो जागर में चीज़ें जो बोली जाती हैं वो, यानी कि उसका जो विषय वस्तु है उसके आधार पर जागर कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डाउट हो सकता है 2 प्रकार की या फिर 3 प्रकार की। तो ज़्यादातर जो सुनने में आता है कि 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें से जो दो इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। पहला होता है आपका देवी देवताओं का जागर, दूसरा है आपका प्रेत बाधा के लिए जागर। ठीक है, लेकिन जो तीसरा है उसका मेंशन कम होता है इसमें, स्थानीय शासकों के जागर। तो ये बेसिकली 2 मेन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, तो 2 करके आप नहीं आएंगे, 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
अब तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए, एक बार और सुन लीजिए। देवी देवताओं का जागर पहला, दूसरा है प्रेत बाधा के जागर जो कि दो ये मेन है, उसके बाद तीसरा है स्थानीय शासकों के जागर। ठीक है, अब इसका संबंध किससे होता है, तो ज़्यादातर को ये मालूम होना चाहिए या फिर मालूम होगा। इसका जो संबंध होता है आपका तंत्र मंत्र पूजन या फिर देवी देवताओं के को नचाने से संबंधित है ये। ठीक है, अब इसमें जो मूल रूप से बात करें तो जो प्रेत बाधा है वो निवारण मंत्र होते हैं इसमें। ठीक है, जो प्रेत बाधा है उसमें निवारण मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आपका तीसरा होता है स्थानीय शासकों के लिए जागर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना। देखिए ये जो तीसरा है स्थानीय शासकों के जागर, इसका जो महत्व है वो ऐतिहासिक रूप से क्यों, क्योंकि इस जागर में आपको ऐतिहासिक वंश जैसे कि कत्यूरी, चंद और परमार के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप तीनों समझ गए होंगे। पहला तो देवी देवताओं का, इसके बारे में सभी जानते हैं। दूसरा प्रेत बाधा जो कि निवारण मंत्र होता है, प्रेत बाधा निवारण मंत्र इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा स्थानीय शासकों का जागर, जिसमें कि आपको जो हमारे पुराने शासक से जो उत्तराखंड में शासन करते थे जैसे कत्यूरी, चंद और परमार वंश, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए किस साल उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रयों की पहली खोज हुई थी। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रयों की बात की गई है, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत है उसके अनुसार ये जो शैलाश्रय मिले हैं उसकी बात की है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको। तो ये हो गया आपका आंसर इसका 1968। ठीक है, 1968 में की गई थी। कहाँ की गई थी इसको भी देख लीजिए, सुयाल नदी के बाएं तट पर अल्मोड़ा पर स्थित लखू उद्यान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने 200 से 300 ईसा पूर्व के मध्य कुड़िंद इतिहास के एकमात्र स्रोत के रूप में कितने प्रकार के सिक्कों का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो देख लीजिए, बता देता हूँ आपको इसका राइट आंसर क्या है, 5, 3, 4 या फिर 2। तो इसका राइट आंसर होगा 3। 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के किए हैं। कुछ और सिक्के भी हैं जिसका उतना वर्णन नहीं किया जाता है। एकमात्र स्रोत, कुड़िंद इतिहास की बात की गई है, एकमात्र स्रोत के रूप में 3 सिक्कों का वर्णन किया है यशवंत सिंह कठोच ने 200 से 300 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, इनके नाम बता देते, इनका जो टाइप है वो बता देता हूँ आपको। तो देख लीजिए, पहला है आपका अमोध भूमि प्रकार के रजत और ताम्र सिक्के। ठीक है, क्या है पहला, अमोध भूमि प्रकार के रजत एवं ताम्र सिक्के, नोट कर सकते हैं आप चाहें तो, जिस पर अपूर्ण मुद्रा लेख ब्राही खरोष्टी और केवल ब्राही में लिखा गया है। ठीक है, मुद्रा लेख उसमें लिखा होगा, जो सिक्कों में लेख होता है उसको कहते हैं ब्राही खरोष्टी और केवल ब्राही। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों में लिखा गया है जो कि अपूर्ण रूप से दिखता है उसमें सिक्कों में। तो पहला क्या हो गया, अमोद भूमि प्रकार के रजत और ताम्र सिक्के। दूसरा क्या हो गया, अल्मोड़ा प्रकार के 54 सिक्के जो कि कत्यूरी घाटी से मिले थे। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, शायद ये पूछा जा सके आपसे कि अल्मोड़ा प्रकार के 54 सिक्के कहाँ से मिले, तो ये कत्यूरी घाटी से मिले। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार की मुद्राएं हैं वो है आपकी चन्नेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत के डैश में गंगा द्वार से भृगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। आदि पर्व, वन पर्व, उद्योग पर्व या फिर सभा पर्व। तो ये जो है आपके अध्याय के नाम हैं, इस नाम से जाने जाते थे, आदि पर्व, उद्योग पर्व, सभा पर्व। महाभारत के जो खंड थे, अध्याय थे उनको, उसमें से ऐसा कौन सा अध्याय था जिसमें गंगा द्वार से भृंगतुंग तक की यात्रा का, इसमें डाउट नहीं करना है। भृंगतुंग को बता देता हूँ क्या कहते हैं, केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ कहते हैं भृंगतुंग। ठीक है, गंगा द्वार को हरिद्वार, गंगा द्वार तो आप समझ ही गए होंगे, भृंगतुंग कहते हैं केदारनाथ को। तो बताना है आपको कि महाभारत के डैश में किस अध्याय में गंगा द्वार से भृंगतुंग तक की यानी कि केदारनाथ की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो किस में किया गया है, वन पर्व में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किस जगह से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। रामगंगा घाटी, हुडली, मलारी गांव या फिर कसार देवी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मलारी गांव से ये मिला था। ठीक है, मलारी गांव से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला था।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया। उत्तराखंड में किस जगह से 14 नर्तकों का सुंदर शैलचित्र प्राप्त हुआ है? चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर या फिर चंपावत। तो क्वेश्चन पूछा गया 14 नर्तकों का सुंदर शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है उत्तराखंड में? तो ये हुआ है आपका अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से कहाँ? कसार देवी से, ठीक है। कसार देवी अल्मोड़ा में ये प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन तो हमने देख लिए हैं। अभी आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसके आंसर आप कर सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड मैं एक टेबल आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले वो टेबल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जितने भी गुफा हैं, जितने भी ये उद्यान हैं, जितने भी ये शैल चित्र हैं, जो भी चीज़ें इसमें इससे बिलोंग करती हैं, ताकि आपको अलग से उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। उस टेबल से आपको सारी चीज़ों की जानकारी, कौन सी चीज़ें कहाँ से संबंधित है, कौन सी जो आपकी चीज़ें हैं वो किस जगह मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम किसने 1856 ईस्वी में चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित कप मार्क यानी कि ओखलियों के विग्रह का विवरण किया है, प्रकाशित किया है, ठीक है। हैनवुड महोदय, शेखर पाठक, योगेश्वर दत्त या फिर बद्रीदत्त पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला तो ये बन रहा है कि कप मार्क कहाँ पर मिले थे? तो ये चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर मिले थे। और 1856 ईस्वी में इसका जो विग्रह है वो किसने प्रकाशित किया था? हेनवुड महोदय ने, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कप मार्क क्या होता है? बेसिकली ओखलियों से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एक गोल गोल गड्ढे नुमा आकृति जो शिलाओं पर मिलती हैं और चट्टानों पर ये मिली थी। तो ये बेसिकली उथले होते हैं इस तरह से और गोल गोल होते हैं, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है कप मार्क। बेसिकली ये कप की तरह होते हैं, इसलिए कहा जाता है कप मार्क या फिर ओखलियाँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, हेनवुड महोदय ने इसका विवरण प्रकाशित किया था, ठीक है, 1856 ईस्वी में। अब देखिए आज का जो क्वेश्चन है जो आपके लिए यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है। दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं, तो इनको बताना है आपको। निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है धूनीगढ़, बधानगढ़, देवलगढ़ या फिर चांदपुरगढ़। इनमें से कौन सा ऐसा है जो 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था? बाकी तीनों थे, ठीक है। तो ये आप आंसर करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीके पर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2018 के पेपर में आया था। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या हो गया? नीति आयोग का गठन कब हुआ था या फिर स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, 7 फरवरी 2015, 13 मार्च 2015 या फिर 18 अप्रैल 2015। ईजी क्वेश्चन है, आपको आंसर मालूम होगा, कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो देखिए आज के लिए इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड जीके या फिर करंट अफेयर्स जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगेन उत्तराखंड करंट अफेयर्स और फिर ये जीएस, ऐसे ही करते एक एक करके हम क्लासेस शुरू करते जाएंगे इसकी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उसका आंसर ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।